सो लास्ट क्लास में अपन ने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स देखे थे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी कि सॉफ्ट मैट्रिक्स वाला, एक हार्ड मैट्रिक्स वाला और एक फ्लूइड या लिक्विड वाला। ठीक है, सॉफ्ट वाले में 4 देख लिए थे लास्ट क्लास में। एरियोलर, एडिपोज। एरियोलर में क्या लिखे थे अपन कि एक तरह का पैकिंग टिश्यू की तरह काम आता है ना, 2 ऑर्गन्स के बीच में, स्किन के नीचे आपके सारे एक तरह का पैकिंग टिश्यू की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ एरियोलर में इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होंगी। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, फिर एडिपोज में अपन देखे थे कि फैट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। इन दोनों का डायग्राम मैंने आपको बुक में दिखाया था ना, आप लोग एनसीईआरटी में आप लोगों ने डायग्राम देखा था इसका। यहाँ हमने देखे थे कि कैसे ओवल शेप्ड के बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स थे। तो फैट हमारे बॉडी में जरूरी रहता है, बट एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जरूरी क्यों है? बिकॉज फैट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। वो आपकी बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है, आपको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। एडिपोज फैट। ठीक है, उसके बाद 2 और देखे थे। एक था टेंडन, जिसमें अपन एक और नाम क्या दिए थे इसका, वाइट फाइब्रस टिश्यू। टेंडन, ठीक है, जो मसल को बोन से जोड़ेगा। इसमें अपन लिखे भी थे कि ये थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा कुछ लिखे है क्या? देखो, लेस फ्लेक्सिबल। ठीक है, हार्ड होगा। और यहाँ पर लिखे हैं लिगामेंट। ये था येलो फाइब्रस टिश्यू। ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और बोन टू बोन को जोड़ेगा। ये मसल टू बोन, ये बोन टू बोन। ठीक है, तो यहां तक अपन देख लेते हैं। आज अपन को स्टार्ट करना है हार्ड वाला। तो हैंड डाल लेना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को क्या नंबर दे रहे हैं अपन? ये दिए थे क्या उसको, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को? ओके, तो इसको बी दे देंगे नंबर। बी आपका हो जाएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें अपन को 2 पढ़ने हैं, एक बोन एंड दूसरा कार्टिलेज। ठीक है, बेसिकली ये आपके बॉडी के स्केलेटल को बनाएंगे, आउटर डिजाइन फ्रेमवर्क, जिसमें फिर स्किन चिपक जाती है, मसल्स आ जाते हैं। समझ रहे हैं? हड्डी से आप नहीं बनोगे ना, आप उस हड्डियों में मसल्स आएंगे और मसल्स के ऊपर स्किन आएगी, तब आप एक कंप्लीट इंसान बनोगे, राइट? वरना आप सिर्फ स्केलेटल कहलाओगे, कंकाल, जिसमें सिर्फ बोन्स और कार्टिलेज है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको कार्टिलेज, इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसमें लिखना नीचे, इट इज विथ dense and mineralized matrix. It is with dense and mineralized matrix. What do you mean by mineralized? मिनरल होंगे ना, बोन्स में रहता है ना, कॉपर, सॉरी कैल्शियम, फास्फोरस बोन में रहता है, मिनरल। बोलते ना कैल्शियम की कमी है, बोन्स थोड़े वीक हो गए हैं। तो बेसिकली आपके बोन्स में मिनरल्स होते हैं। 2 मेन मिनरल है, वो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ओके। तो it is with dense and mineralized matrix and forms the endoskeleton of the vertebrates. And forms the endoskeleton of the vertebrates. जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब the one having backbone, उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। हम वर्टिब्रेट्स है ना, है ना? तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनका अंदर का जो स्केलेटन है वो बोन से ही बना रहता है, बोन और कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का बॉडी, एक्सो मतलब बाहर। तो बाहर क्या है? स्किन है और हेयर है। हमारा एक्सोस्केलेटन कैसा बना हुआ है? स्किन के साथ हेयर। और एंडोस्केलेटन कैसा बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेज से। समझ में आ रही बात? जैसे बर्ड्स के बारे में बात करूं तो बर्ड्स का एक्सोस्केलेटन फेदर होता है, उनका बाहर फेदर है ना, हमारे में हेयर्स है, उनके में फेदर्स है। हमें क्लियर? ठीक है, तो एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स आपके
बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म्स द कार्टिलेज का वो भी बोन जैसे ही होता है जैसे, बट वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कान में बोन नहीं है, कान में कार्टिलेज है, तभी हम कान को मोड़ पाते हैं, राइट। भगवान ने जानबूझ के इसलिए कान को कार्टिलेज से बनाया ताकि हम मोड़ पाए, टीचर्स मोड़ पाए कान को, ठीक है। ठीक लिखो। तो विच प्रोटेक्ट, सॉरी क्या लिखे हैं, फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, which protects the vital organs of the body, which protects the vital organs of the body। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लंग्स, हार्ट, रिबकेज, सुनो रिबकेज, पसली बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में, है ना, क्या और बोलते हैं। हाँ, ये पूरा आपका रिब है ना, जो आप हार्ट पार्ट देख पा रहे हो। हाँ, जो हार्ट और लंग्स को, वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक पिंजरा है ना, एक पिंजरा जैसा है जिसके अंदर हार्ट और लंग्स है, समझ रहे। तो वो आपके वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। क्या देने से? हाँ, करंट देते हैं ना अपन हार्ट को। हाँ, या तो आप ऐसा दो झटका, है ना, या तो फिर आप करंट से वो दो, मतलब डॉक्टर्स होंगे तो वो करंट ऐसा देंगे ना, जो ऐसा, उसको डिफिब्रिलेटर्स बोलते हैं। आप उसको ऐसे ऐसे करके उसको टच करोगे तो बेसिकली आप हार्ट को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर रहे हो झटका देके, ठीक है। हाँ, आपको नहीं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है ना, आपको ज्यादा वोल्टेज थोड़ा देंगे आपको, मतलब हाँ, जिंदा मतलब मरेगा आदमी को जिंदा करना है और मारना नहीं है उसको। तो वो करंट का एक लिमिट होता है जो हम उतना करंट झेल सकता है हमारा बॉडी। आपको दिखते ही आता है भी क्या, हाँ, उसमें भी तो करंट देते हैं ना, बट वो करंट आप झेल सकते हो, उतना करंट रहता है, ठीक है। चलो, हाँ, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट है तो इंसुलेटर की तरह भी काम कर रहा है ना फैट। वो एक रेंज रहती है, उसमें रेंज में वो फिर बढ़ा के भी देखते हैं ना कि थोड़ा करंट बढ़ा के देखो, नहीं उठ रहा तो और थोड़ा बढ़ा के देखो करंट। ठीक, protects the vital organ of the body and forms supporting framework, and forms supporting framework and forms supportive framework। क्लियर है? ये आपके स्केलेटल का एक जनरलाइज्ड अपन ने एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। अब हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, नीचे लिखना। There are two types of skeletal tissues. There are two types of skeletal tissues. There are two types of skeletal tissues. तो इनमें क्या नंबरिंग देंगे? रोमन 1 एंड रोमन 2 दे रहे हो क्या? पहला लिख लेना बोन। बोन, पहले बोन के बारे में पूरा लिखते हैं, फिर अपन कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे। लिखो आइफन डाल के, पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। बोन इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ ऑर्गेनिक, bone is formed of both organic and inorganic, organic and inorganic matter। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब मिनरल्स हो गए, है ना, इनऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर मतलब कुछ प्रोटीन्स भी है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर। एंड इनऑर्गेनिक मैटर आपके कुछ मिनरल्स हो गए। दोस्तों, मिनरल्स प्रोवाइड हार्डनेस टू द ब्रेन, minerals provide hardness to the brain।
बोन, ब्रेन बोला क्या, सॉरी बोन, हार्डनेस टू द, मिनरल्स प्रोवाइड हार्डनेस टू द बोन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, bones are made up of irregular cells called, bones are made up of irregular cells called, huh? Bones are made up of irregular cells called osteocytes. Osteocyte ये बोन टिश्यू के सेल्स का नाम. हर टिश्यू सेल से ही बना होगा ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. तो ये भी जो एक टिश्यू है वो सेल का बना होगा, उसके सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स. जैसे नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना हुआ है, और भी 3 टाइप के लिखे थे ना अपन सेल्स, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट अपन ने सबके बारे में एक एक लाइन लिखी है, समझ रहे हैं. तो बोन इज मेड अप ऑफ सेल्स नेम्ड एज ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लॉन्ग बोन्स हैव अ, long bones have a, long bones have a cavity, have a cavity, long bones have a cavity. जैसे टाइम में कंफ्यूजन है क्या कुछ? 6:30 है ना टाइमिंग, कैसे भाई है, जब 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 सुबह तब जब जब नींद खुले तब सवेरा वाला कैसे करें? अभी नींद खुली, चलो बच्चा. Sir, you are not audible. दर्शना आपको Audible, sir. जैसे एक बार फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करो. तो लॉन्ग बोन्स हैव अ कैविटी called marrow cavity, marrow cavity, MARROW, marrow cavity, which is filled with a tissue called, which is filled with a tissue called, which is filled with a tissue called, अभी आ रही है आवाज जयती? Yes, sir. Which is filled with a tissue called bone marrow, bone marrow, bone marrow. ठीक है, it helps in formation of RBCs. It helps in formation of RBCs. RBC क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल. ये भी एक तरह की सेल ही है, और हर सेल की ना कुछ लाइफ होती है. जैसे आरबीसी की लाइफ, एक सेल की लाइफ 125 डेज के अराउंड होती है. 125 डेज के बाद वो आरबीसी डेड हो जाएगा. तो ऐसे में तो सारे आरबीसी खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो ब्लड रेड है वो रेड से चेंज होकर कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड बिकॉज ऑफ आरबीसी ही है, ब्लड का कलर रेड. समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाँ, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में तो है, आरबीसी खत्म तो हीमोग्लोबिन खत्म. समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए ये सेल्स जब धीरे धीरे डेड होते हैं ना, तो बोन मैरो जो है बोन्स के अंदर, वो आरबीसीज को बनाता है. ठीक है, ये उसका फंक्शन है. ठीक, नेक्स्ट लिखना. नेक्स्ट फंक्शन इज टू, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, राइट, रेड ब्लड सेल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. ग्रोथ ऑफ अ बोन इज बाई डायरेक्शनल. ग्रोथ ऑफ अ बोन इज बाई डायरेक्शनल. Growth of a bone is bidirectional. What do you mean by bidirectional? मतलब अगर ये बोन है ना, एक छोटी सी, जब आप बच्चे थे तो आपकी बोन्स इतनी होंगी ना, ये थाई बोन तो अभी बड़ी हुई है ना, वरना जब बच्चे थे तो इतनी सी थी, उंगलियां भी इतनी सी थी. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ
एक ही साइड से, ये थाई बोन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बड़ा हो रहा है, दोनों साइड से बड़े हो रहे हैं, राइट। मतलब इसका ग्रोथ बाई डायरेक्शन। अभी कार्टिलेज ऐसे नहीं होते, कार्टिलेज एक ही साइड से ग्रो करते हैं, दे आर यूनिडायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो ग्रोथ ऑफ अ बोन इज बाई डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, bone forms major part of endoskeleton. Bone forms major part of endoskeleton of bony fishes. फिश दो टाइप की होती है, फिश मछली, एक बोनी फिश होती है और एक कार्टिलेज, जिनकी बॉडी पूरी कार्टिलेज की बनी हुई है फिश, और कुछ फिश होती है बोनी फिशेस जिनकी बॉडी बोन्स की बनी हुई है। तो bone forms major part of endoskeleton of bony fishes to mammals. bony fishes से लेके मैमल तक पूरा फ्रेमवर्क बोन का ही होता है सब एनिमल्स में। First off, it also gives shape to the body. It also gives shape to the body. It also gives shape to the body. And last point लिखना, it act as storehouse of, it act as storehouse of, it act as storehouse of calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में रहता, अपन लिखे ना इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर, कि बोन इज मेड अप ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली में कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। आप बोल सकते हैं कि आपके बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक स्टोर हाउस है, जहाँ पे ये दोनों मिनरल्स पाए जाएंगे। क्लियर है बोन्स? सेकेंड लिखना, कार्टिलेज, रोमन लेटर 2 डालेंगे, कार्टिलेज। इसमें लिखेंगे, its matrix is made up of, its matrix is made up of its matrix is made up of शुगर, नॉर्मल शुगर नहीं होती, अलग टाइप की शुगर होती है, वो सल्फेट शुगर बोलते हैं उसको अपन, एंड 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 कॉन्ड्रीन प्रोटीन, CHONDRIN, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। उसमें अपन लिखे थे कि उसका मैट्रिक्स होगा ऑर्गेनिक प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक मिनरल से, और यहाँ पे इसका है आपका सल्फेट शुगर होती है और एक कॉन्ड्रीन प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है। तो वहां मिनरलाइज्ड था ना, इनऑर्गेनिक मैटर भी थे, बट यहाँ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, it is made up of oval shaped cell called, it is made up of oval shaped cell called, it is made up of oval shaped cell called chondroblast, chondroblasts, which is present in group of 2 or 4, which is present in group of 2 or 4, which is present in group of 2 or 4. आपका जो शार्क होती है ना, शार्क, उसका पूरा स्केलेटन कार्टिलेज का ही बना होता है, शार्क का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में, कार्टिलेज शोज, हाँ हाँ ऐसे कर सकते हैं,
हाँ, तो हो सकती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ज्यादा, ठीक है। हाँ, कार्टिलेज शोज ओनली यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ, कार्टिलेज शो ओनली यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ, ओनली यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, उसको नेक्स्ट लाइन में लिखना। कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड्स ऑफ लिम्ब बोन्स, cartilage is found at the ends of limb bones, comma, in pinna of ear, pinna, 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 limbs of कहाँ बोला मैंने, at the ends of limb bones बोला, फिर मैंने बोला कि इन पिन्ना ऑफ ईयर, ये जो बाहर का पोर्शन है इसको पिन्ना बोलते हैं, Pinna, पिन्ना, या एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हो। ये ईयर कंप्लीट ईयर थोड़ा ना, ये सिर्फ एक्सटर्नल है ना। आप अगर इतना काट दोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर है, ये इनका कुछ काम नहीं है ना हियरिंग में। हियरिंग के लिए मेन काम क्या है, हियरिंग में मेन, ये तो एक कैनाल बना रहा है, राइट। आपका एक इंटरनल ईयर होता है जहां पे ईयर ड्रम है, उस ड्रम में जब जाके एयर में जो आपके साउंड वेव्स आ रहे हैं वो जब जाके टकराते हैं, तब साउंड वेव्स आपकी आगे ट्रांसमिट होती है। जो मेन चीज होती है ना वो अंदर है, आपकी बोन्स, अंदर 3 बोन्स होती है कनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है। वो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड की होती, जो ड्रम ने वाइब्रेशंस ली, ईयर ड्रम होता है ना जिसको अपन आम भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं, वो ईयर ड्रम में जैसी वो एयर या आपका साउंड वेव्स पड़ा, वो ड्रम से आपकी 3 बोन्स ऐसे कनेक्टेड है, एक बोन ऐसे, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये बोन्स में वही वाइब्रेशन जाएंगी, और ये बोन से कनेक्टेड होता है आपका ऑडिटरी नर्व। हर ऑर्गन्स के पास नर्व्स है, पढ़े थे अपन, आंखों में भी ऑप्टिक नर्व है, कानों में ऑडिटरी नर्व है, क्लियर है। हाँ, अगर इतना पार्ट नहीं सिर्फ काटोगे तो सुनाई देगा, अंदर का ड्रम डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हियरिंग में डिफरेंस आएगा, बट सुनाई देगा, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हाँ नहीं, कुछ फंक्शन तो होगा। एक तो आप ये बोल सकते हो कि डस्ट डर्ट को रोकने के लिए आपका ये जनरली बहुत गंदा हो जाता है ना, ये वाला पार्ट, आप ये बोल सकते हैं कि डस्ट डर्ट को रोक रहा है ये वाला पार्ट साउंड वेव्स में, अगर या आपके एयर में कुछ डस्ट डर्ट है तो। चल इसमें काट के फनल लगा दिए, मैं हार्ट में फनल लगा दिया, काट के फनल लगा दिए तो हाँ तो भी होगा, क्या प्रॉब्लम है। हाँ चलो नेक्स्ट क्या लिखे, पिन्ना ऑफ ईयर कॉमा नेजल सेप्टम, नेजल ये नाक में भी है ना, नेजल सेप्टम, SEPTUM, NASAL, NASAL तो पता होगा, नेजल सेप्टम, हाथ पैर इसको तो लिम्स बोलते हैं ना आम से। हाँ मतलब वहां पे होगा कार्टिलेज, यहाँ पे हाँ ये तो जॉइंट्स है। हाँ नेक्स्ट, पिन ऑफ ईयर, नेजल सेप्टम, लेरिंग्स, लेरिंग्स, लेरिंग्स LARYNX, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं अपन, लेरिंग्स। ट्रैकिया, ट्रैकिया तो अपन डिस्कस किए ना, विंड पाइप, ट्रैकिया के ब्रैकेट में विंड पाइप भी लिख लेना, याद रहेगा, ट्रैकिया ब्रैकेट में विंड पाइप। एंड ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया एक हो गया और एक होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई दोनों लंग्स के ही पार्ट है, मतलब लंग्स से ही जुड़े हुए हैं ना। जब ऊपर से ये ट्रैकिया आएगा
ये विंड पाइप है। यहाँ आने के बाद जो डिवीजन होता है ना, इनको ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकाई, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये आपके कार्टिलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन और लिखना है, इनका फंक्शन लिखते हैं। कार्टिलेज प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेज कैसे एक फंक्शन और है ना, ये चिपकने का मतलब ये चिपकेगा, ठीक है, ओके। It provides mechanical support, या cartilage provides mechanical support and flexibility so act as shock absorber, so act as shock absorber, so act as shock absorber, ठीक है। चलो लास्ट थर्ड टाइप का लिख लो, सी, वेस्कुलर टिश्यू। सी आपका हो जाएगा वेस्कुलर, कोई फ्लूइडी वाला वेस्कुलर टिश्यू। करेगा कुछ अमाउंट पे शॉक एब्जॉर्ब करेगा, करेंगे। हाँ चलो, वेस्कुलर टिश्यू में लिखेंगे इट हैज फ्लूइडी एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स। का पूरा मैट्रिक्स फ्लूइडी है, फाइबर फ्री है, मतलब यहाँ पे कोई थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, ब्लड के अंदर कुछ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है। इट इज फाइबर फ्री मैट्रिक्स, फाइबर फ्री मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप बोल सकते हो कि उसका फिलिंग, अंदर क्या भरा हुआ है, टिश्यू में क्या है। जैसे अपन ने बोला कि बोन का मैट्रिक्स अंदर से हार्ड है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला रोमन लेटर देखिए, ब्लड, ब्लड, ब्लड हाइफन आगे लिखेंगे। इट इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, कॉमा ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना, ओपेक, कॉमा एल्कलाइन। अभी टेस्ट किया ब्लड, नमकीन होता है ना, खट्टा नहीं होता। हाँ खट्टा नहीं होता है, नमकीन होता है। खट्टा होता तो एसिडिक बोलते, राइट। नमकीन है इसलिए बेसिक या एल्कलाइन बोल रहे हैं, ठीक है, एल्कलाइन। फुल स्टॉप, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। आपके ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। अब इसको क्या नंबर देंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी दे देना। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, ए प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, हाइफन डाल के लिखो प्लाज्मा में। इट इज अ लाइट येलो कलर्ड लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इट इज लाइट येलो, लाइट येलो कलर्ड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। उसमें होता क्या क्या है, it is formed of 90 to 90% of water, is formed of 90% of water, कॉमा डाल के मिनरल्स, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा।
ग्लूकोज भी होगा ब्लड में, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज लेवल कम ज्यादा बोलते हैं ब्लड में डायबिटीज के लिए। तो प्लाज्मा में ये सारे आपके मटेरियल होंगे, ठीक है। फर्स्ट टू, इट्स फंक्शन इज टू, एक और लाइन लिखेंगे प्लाज्मा में ही, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स proteins transport nutrients proteins and also provide immunity। सारा का सारा जो सेल्स है वो सब प्लाज्मा में तो फ्लोट कर रहा है ना, तो प्लाज्मा में अपन सबका फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी भी यही करेगा अल्टीमेटली, कर रहा है हीमोग्लोबिन, बट वो हीमोग्लोबिन फ्लो किस में हो रहा है, प्लाज्मा में। तो आपका ब्लड लिक्विड है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा को अलग कैसे करते हैं, हाँ प्लाज्मा अलग कर सकते हैं आप, इसके अंदर कुछ मशीन आती है जो आप ब्लड के सारे कंपोनेंट अलग कर सकते हो। आप प्लेटलेट्स भी अलग कर सकते हो, एसडीपी बोलते हैं उसको, है ना। एक टेक्निक होता है, जैसे आप ब्लड देने जाते हो तो एक तो तरीका होता है कि पूरा का पूरा ब्लड ले लेते हैं वो, उसमें ब्लड का सारा कंपोनेंट चला जाएगा, प्लाज्मा भी चला जाएगा, प्लेटलेट्स भी चले जाएंगे, है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब चला जाएगा। और एक तरीका होता है कि आपको सिर्फ प्लेटलेट्स ही चाहिए, तो आप उनका पूरा ब्लड लेके वेस्ट क्यों करोगे, तो आप एक ब्लड लेते हो, उनकी मशीन में जाता है, मशीन में कुछ ना कुछ टेक्निक्स होते होंगे, है ना, जो प्लेटलेट्स को अलग करते हैं, मे बिकॉज ऑफ मे बी हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि ब्लड एक कोलॉइड होता है ना, ब्लड इज अ कोलॉइड, पढ़े अपन ब्लड को कोलॉइड में, तो अपन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक उसके मशीन में यूज करके ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ब्लड इज अ मिक्सचर, राइट, और मिक्सचर के अपन 3 टाइप पढ़े हैं, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड सॉल्यूशन। तो उसमें ब्लड अपन कोलॉइड के अंदर पढ़ते थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कोलॉइड का टेक्निक होगा, जैसे अपन सेंट्रीफ्यूगेशन तो पढ़े ना कि कोलॉइड्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। मिल्क इज अ कोलॉइड, मिल्क में से आप बटर घी निकाल सकते हो ना सेंट्रीफ्यूगेशन करके, इन सेम वे ब्लड से भी सेंट्रीफ्यूगेशन करके आप उसके कंपोनेंट्स अलग कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम डिटेलिंग का प्रोसेस मुझे भी नहीं पता कि कैसे अलग करते होंगे, वो पैथोलॉजी लैब वाले जहाँ जानते होंगे। हाँ, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उनको हम निकाल सकते हैं ये सब टेक्निक से। हम तो बहुत सारी टेक्निक पढ़े थे ना मिक्सचर्स में, हालांकि अलग वो हट गया पोर्शन, और हम बहुत सारी टेक्निक पढ़े, सबके अलग अलग प्रिंसिपल थे कि कब इस टेक्निक को यूज करना है, कब इसको यूज करना है, राइट, सबके अपने अपने प्रिंसिपल थे। सीबीएसई से हट गया। हाँ मेरे पास है सिलेबस में, देख के पढ़ा दूँ, ये चैप्टर्स तो है पूरे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, क्या है चैप्टर 9, तो पूछ रहा हूँ कुछ तो क्वेश्चन, कुछ तो टॉपिक उठा के लेके आना, तब तो बताऊंगा मैं। ये चैप्टर होने का अपन रिवीजन ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्लाज्मा हो गया, ओके चलो नेक्स्ट लिखना, ये ए हुआ प्लाज्मा, स्मॉल बी को नाम देना ब्लड कॉर्पसेस, ब्लड सेकंड पार्ट ब्लड का, ब्लड कॉर्पसेस, इसको अपन सेल्स भी बोलते हैं, यूएस, एक सेकंड, TUSCLES, ब्लड कॉर्पसेस या ब्लड सेल्स बोल लो, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस भी बोल सकते हो या व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें लिखो, these are the cells floating in the blood plasma, these are the cells floating in the blood plasma,
blood plasma and are of three types and are of three types and are of three types. अब इसको क्या नंबर करेंगे? 1 2 3 नहीं दिए ना, नंबर कहीं पे कहाँ पे अपन ने कनेक्टिव टिश्यू को ये नंबर दिया था, उसके अंदर के पार्ट्स को कैपिटल ने दिया था ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव, और फिर उसके अंदर वाले को अपन ने कॉमन दिया था ये, और इसके अंदर वाले को स्मॉल है, अगर इसके अंदर भी है तो ऐसा इसमें आया ना अभी तक ये वाला पार्ट। इसके बाद बोला था नंबरिंग आराम से करना, वरना आरबीसी को कहीं और घुसा दोगे आप लोग, समझ रहे? नंबर लर्न नहीं करना भाई, वो मैं यहाँ पे इसलिए लिखवाया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन किसके अंदर है, कौन किसका सब डिविजन है। इसके अंदर बुलेट्स दे देना, ठीक है? आगे बढ़े। ओके, तो फर्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स, या जिनको अपन आरबीसी बोलते हैं, ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्रैकेट में आरबीसी, ठीक है? इसके बारे में लिखना, आरबीसीज आर सर्कुलर कॉमा बाइकॉन्केव, ये उसके सेल का शेप बता रहे हैं ना अपन, आरबीसीज का शेप कैसा होता है। आरबीसीज आर सर्कुलर कॉमा बाइकॉन्केव एंड denucleated and denucleated and denucleated, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है? डी मतलब दो मत समझना, वो डाई होता है, ठीक है? डाई या बाई को अपन 2 बोलते हैं। डी ई लिखा है मतलब नहीं है, डिहाइड्रेशन, पानी का रिमूवल, ठीक है? ओके, तो क्या लिखे? denucleated full stop. It consists of large amount of iron containing, आयरन, इसको अपन Fe2 पॉजिटिव बोलते हैं ना, आयरन का जो आयन होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड hemoglobin, which gives red color to the blood, which gives red color to the blood. ठीक है? एक लाइन और इसका लाइफ भी लिख लेते हैं, इसको बोन मैरो बनाना था ना, यही तो आरबीसी अपन लिखे ना बोन मैरो में, कि आरबीसी को ये बनाएगा, बिकॉज आरबीसी का लाइफ जो है वो 120-125 डेज का है, ठीक है? तो एक लाइन और लिख लेना, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 115 to 120 days. पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसके एक रेंज दे दी है, ठीक है? इसका फंक्शन भी लिख देते हैं, एक लास्ट पॉइंट आरबीसी के अंदर फंक्शन क्या होगा। देखो, ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है सेल्स तक। जो भी ऑक्सीजन आया वो हमारे लंग्स तक रहता है ना बस, बट लंग्स के पास ब्लड आता है और एक्सचेंज करता है उसके साथ, ऑक्सीजन लेता है उससे और बदले में उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और वो लेके वो सेल में आता है ब्लड, समझ रहे? तो सेल ब्लड का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो हीमोग्लोबिन ही होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही है, तो आप आरबीसी के फंक्शन में ये लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन
टू ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो एक फंक्शन उसका बस लिखना नीचे नेक्स्ट लाइन में, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, hemoglobin of RBCs helps in transportation of oxygen यानी कि O2 and CO2, O2 and CO2 दोनों का। सेल से CO2 बाहर लेके आएगा और सेल के अंदर O2 लेके जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका एरिथ्रोसाइट्स, जिसको अपन आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड इसी का, वन के बाद अगला सेकेंड 2, ल्यूकोसाइट्स, LEUCO, ल्यूकोसाइट। साइट सब में रहेगा क्योंकि सेल सभी है। साइट वर्ड का मतलब भी सेल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ल्यूकोसाइट, और इसका एक और नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पसेस, WB सेल। ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं ना। These are the ones जो एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग जर्म्स। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई डिसीज कॉजिंग जर्म यानी कि पैथोजन एंटर कर जाता है तो उसके बिहाफ में ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जो उस पैथोजन से फाइट करता है। अगर वो फाइट में जीत गया तो आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर वो फाइट में हार गया तो वो पैथोजन और डिवाइड होंगे, आपको बीमारी भी होगी, और वो डिवाइड होकर आपके पूरे बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 2 दवाइयां देता है, राइट। एक एंटीबायोटिक होती है ना, और एक प्रॉपर उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, मतलब एक आपके सिम्टम्स को कम करेगी और एक उस पैथोजन को किल करेगी। समझ रहे? चलो देखो, इसमें WBC में हाइफन डाल के, दीज आर एमीबॉइड, शेप लिख रहे हैं ना, एमीबॉइड एक शेप होता है, अमीबा के शेप को एमीबॉइड ही बोलते हैं ना, इर्रेगुलर शेप। दीज आर एमीबॉइड न्यूक्लिएटेड, आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड था, मतलब न्यूक्लियस नहीं था, बट इसके पास न्यूक्लियस है। एमीबॉइड न्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लिएटेड सेल which are less in number than RBCs, which are less in number। आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है, हमारी बॉडी को होना भी चाहिए, क्योंकि यही है वो ऑक्सीजन कैरी करने वाले, ये कम नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं? लेस इन नंबर देन आरबीसी। आरबीसी का काउंट अगर लैक्स में होगा तो इनका थाउजेंड्स में होगा, इतना डिफरेंस करता है। ठीक है, हाँ, आरबीसी, ठीक है, लेस इन नंबर देन आरबीसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसका, they act as soldier, they act as soldier for our body, they act as soldier for our body as they provide immunity, as they provide immunity against various diseases, as they provide immunity, IMMUNITY, immunity against various diseases by forming antibodies, by forming antibodies against diseases, by forming antibodies, by forming antibodies which fight against disease causing germs, which fight against disease causing germs, ब्रैकेट में पैथोजन लिख लेना। डिसीज कॉजिंग जर्म्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे हमें बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट
अ पैथोजन, मतलब जिनके एंटीबॉडीज इनको बनाने आती होगी। जिनकी नहीं आती होगी ये सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? वैक्सीन लगा के। तो वैक्सीन लगाते हैं तो अपन अल्टीमेटली अपने WBCs को सिखा रहे हैं कि कैसे इस बीमारी के एंटीबॉडीज को बनाना है आपको। वैक्सीन में एक्चुअली हम उसी बीमारी का वायरस ही डालते हैं ना अंदर बॉडी में, बट वो वायरस थोड़ा सा वीक होता है या डेड होता है, ताकि आपका WBC उस समय उससे लड़ने का मैकेनिज्म डेवलप कर ले। एक स्ट्रॉन्ग वाला एंटर करेगा और उसको नहीं आता होगा लड़ने, तो डेफिनेटली आपको बीमारी होगी, क्योंकि WBC को नहीं पता ना कि उससे कैसे लड़ना है। उसके बाद भी अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाया, वो फिर एंटर किया, तो WBC को अभी भी नहीं पता उससे कैसे लड़ना है, क्योंकि वो कभी उससे लड़ना सीखा ही नहीं, समझ रहे हैं? और जब आप वैक्सीन लगाते हो तो हम उसी वायरस का एक वीक वर्जन डालते हैं या डेड वर्जन डालते हैं, जिससे आपका WBC उससे लड़ना सीख लेता है, उसको मारना सीख लेना कि कैसे उसको मारना है। हर को मारने का तरीका अलग अलग होता है ना। आप हर टाइप के पैथोजन को एक तरीके से नहीं मार सकते। अगर ऐसा होता तो आप हर बीमारी के लिए एक ही दवाई लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। हम हर बीमारी के लिए अलग अलग टाइप की दवाई लेते हैं, उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो उस पैथोजन से अकॉर्डिंगली फाइट कर सकें। सर हाँ, इसको बूस्टर डोज बोल रहे थे ना अपन, कि अगर आपका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हर एक वैक्सीन का कुछ टाइम पीरियड होता है, वो उस समय तक लड़ सकती है आपके बॉडी में। जैसे आप टिटनेस का भी जो वैक्सीन लगाते हो, आप हर 6 महीने में एक बार लगवाते हो, क्योंकि उसका इफेक्ट, उसका वैलिडिटी बोल सकते हैं, उसका एक्सपायरी बोल सकते हैं, वो 6 मंथ का। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं जयती? सर अगेंस्ट द अरे मेरे को लगा डाउट पूछ रहे। अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग जर्म्स, जिसको हम पैथोजन बोलते हैं। यस सर। दोनों बार? हाँ तो एक ही तो लगाएंगे, दूसरी क्यों लगाएंगे? हाँ तो अपन एक ही, जैसे कोवैक्सीन लगा रहे तो हम अगले 1.5 महीने 2 महीने बाद वापस कोवैक्सीन ही लगा रहे थे। बूस्टर डोज में भी कोवैक्सीन ही लग रहा था, मॉकटेल नहीं बनाना है अंदर। उसको बनाने का तरीका अलग है, फाइट करने का तरीका अलग है। हाँ। आप ब्रांडिंग भी बोल सकते हो, है ना, कि ब्रांडिंग भी था, बाकी वो लड़ तो एक ही वायरस से रहे थे ना। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, ब्रांडिंग अलग हो सकती है। आप लोग दवाइयां भी देते हैं तो अलग अलग ब्रांड की आती है, ठीक है, जो अवेलेबल है लगवा लेते थे और हाँ चलो ओके, हो गया ये WBC। थर्ड लिखना, अगला 3, बस ये लास्ट, फिर लिम्फ बचा है ना। हाँ बस इसके बाद लिम्फ और चैप्टर खत्म। हाँ थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप का सेल है ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें लिखो, these are smallest sized blood cells these are smallest sized blood cells which help in clot formation, at injury to prevent excessive bleeding। खून ज्यादा ना बह जाए, इसलिए वो उस इंजरी वाले पॉइंट में एक क्लॉट बना देता है प्लेटलेट्स। जनरली ना जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, उनके में क्या ब्लड बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तभी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है ना, वो प्रेशर बहुत क्रिएट कर रहा है आपके आर्टरीज और वेन्स में ब्लड। तो अगर उनकी सर्जरी करी जाए, सर्जरी करने के लिए तो उनको काटना पड़ेगा ना। एक सर्जिकल मतलब आप प्रॉपर एक कट करोगे उनकी बॉडी में, और जैसे ही कट करोगे क्या बाहर आएगा? खून बाहर आएगा। तो वो बहुत प्रेशर से बाहर आएगा, हो सकता है कट करने पे खून ऐसा उछल के बाहर आए, क्योंकि प्रेशर से आएगा ना वो खून, तो बहुत
उछले भी वो खून, और उस कारण से खून ज्यादा भी बह सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऑपरेट करते समय वो अपने साथ रिजर्व में प्लेटलेट्स रखते हैं ताकि खून एक्सेस में ना निकल जाए कट करने के बाद। वो प्लेटलेट्स का यूज करके खून को वहीं पे जमा देते हैं ताकि और खून बाहर ना आए। समझ रहे? हाँ? कैसे यूज करेंगे तो उसके लिए तो डॉक्टर बनना पड़ेगा पर प्लेटलेट्स भी आपका एक तरह का ब्लड का कंपोनेंट है ना, आप उसको भी साथ में चढ़ाते रहो। आप अगर ऑपरेट कर रहे हो तो आप प्लेटलेट्स दे दो पेशेंट को, उनका जब ब्लड निकलेगा ना तो उनके ब्लड में प्लेटलेट्स ज्यादा रहेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे ना तो एक्चुअली प्लेटलेट्स में फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है ना वो जमना चालू हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है। हमको जब कट लगता है तो वो पार्ट जैसे ही बाहर आता है तो थोड़ा देर ब्लड बाहर आएगा और फिर वो प्रोटीन जैसी सेक्रीट करेगा आपका प्लेटलेट, वो जमना चालू हो जाएगा, तो एक हार्ड ब्लैक कलर का मास बन जाएगा। चलो चलो ठीक है, तो क्या लिखे? इट्स फंक्शन इज या इट्स, क्या लिखे आप लोग? सेंटेंस क्या है? नहीं, स्टार्ट कैसे किए थे इसको? फॉर्मेशन, क्लोट फॉर्मेशन, which helps in clot formation at injury to prevent excessive bleeding। मतलब just imagine अगर क्वेश्चन आता है कि what happens if there is no platelet in your blood, तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, एक छोटा सा इंजरी से भी आपका पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे उसमें। हाँ ठीक है, चलो लास्ट लिख लो लिम्फ के बारे में। जैसे ब्लड था ना, ब्लड को क्या नंबरिंग दिए थे? ये प्लेटलेट को नंबरिंग, ब्लड को रोमन। ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज है ना, जैसे अपन ने एरियोलर को नाम दिया था, एडिपोस को नाम दिया था, टेंडन लिगामेंट को नाम दिए थे ना, वैसे ही अभी अपन ने बोन और कार्टिलेज को भी यही नंबर दिया था। वैसे ही दो टाइप के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हैं, तो रोमन 1 हो गया आपका ब्लड के लिए, तो रोमन 2 देना लिम्फ के लिए। हाँ इसके वो डायरेक्ट ये लास्ट करते हैं बस, सेकेंड लिम्फ। आप इसके लिए बोल सकते हो कि इट इज नथिंग ब्लड, नथिंग बट ब्लड माइनस आरबीसी। आरबीसी आपका रेड कलर का, मतलब ब्लड को रेड कलर आरबीसी दे रहा था। अब अगर इसमें आरबीसी नहीं है लिम्फ में, मतलब लिम्फ रेड कलर का नहीं होगा, लिम्फ वही येलोइश व्हाइटिश होगा, जैसे आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में अपन लिखे थे ना, इट इज येलो व्हाइट इन कलर प्लाज्मा, तो प्लाज्मा आपका येलो व्हाइटिश है, इसलिए आपका लिम्फ का कलर भी येलो व्हाइटिश ही होगा। ठीक है, देखो इसका लिम्फ के बारे में, इट इज व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वो रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू था, ये व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue which is present in lymph vessels। जैसे ब्लड का वेसल्स होता है ना, आर्टरी वेन्स, वैसे ही लिम्फ के भी वेसल्स होते हैं जहां पे लिम्फ रहेगा। ठीक है, which is present in lymph vessel and also form the tissue fluid and also form the tissue fluid around the body tissues, around the body tissues, around the body tissues। Full stop। It consists of two components, it consists of two components, it consists of two components, प्लाज्मा, जैसे उसमें था प्लाज्मा ब्लड में, वैसे ही प्लाज्मा इसमें भी होगा, एंड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स लिखना, ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्ट आरबीसीज, एक्सेप्ट आरबीसीज, कॉर्पसल्स
अभी तो इतने बार लिखा हूँ पीछे कॉर्पसल CORPUSCLES कॉर्पसल्स, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लिम्फ के पास सब होगा एक्सेप्ट आरबीसी, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट आरबीसी, क्लोज, फुल स्टॉप। it acts as a middleman between blood and body cells. It acts as a middleman between blood and body cells. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो भी वेस्ट बॉडी सेल्स जनरेट कर रहे होंगे ना, वो सेल्स टिश्यूज के पास ही होगा। और ये कहाँ है? देखो, ये टिश्यू फ्लूइड की तरह होता है। मतलब जो भी टिश्यूज में वेस्ट हो रहा होगा वो सब आपके लिम्फ कलेक्ट करेगा, और वो लिम्फ उस वेस्ट को ब्लड को दे देगा, क्योंकि ब्लड ही है जो प्यूरिफाई होने जाता है। लिम्फ का तो कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता। ब्लड जाता ना किडनी के पास, ब्लड गोज टू किडनी फॉर प्यूरिफिकेशन, जहां वो यूरिन फॉर्मेशन करके वापस आ जाता है ब्लड। तो लिम्फ जितना भी वेस्ट कलेक्ट करेगा ना टिश्यू से, वो सारा का सारा वेस्ट ब्लड को दे देगा, और ब्लड उसको ले जाके फिल्टर करके वापस आ जाएगा। तो लिम्फ आपका दोनों काम करेगा, एंटीबॉडीज वाला भी काम करेगा, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके पास भी डब्ल्यूबीसी है, और प्लाज्मा का सारा फंक्शन करेगा क्योंकि प्लाज्मा भी है उसके पास, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, बस आरबीसी नहीं है, इसलिए वो रेड कलर का नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये टिश्यूज के आप बोल सकते हो कि वेस्ट को ब्लड तक पहुंचाएगा, इसलिए मिडिल मैन है। ये सेल है, ये ब्लड है, ये लिम्फ है। तो ये सेल से लिया वेस्ट, ये ब्लड को दे दिया, तो मिडिल मैन। समझ रहे हैं? चलो ठीक है। तो विद दिस ये आपका चैप्टर खत्म होता है थ्योरेटिकली। एक क्लास अपन और लेके इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे एनसीईआरटी के, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्लास में हमें टाइम मिला तो अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, ग्रेविटेशन